गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आ जाओ जल्दी से। आपकी एक और क्लास शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10th का मैथ लगभग ख़त्म हो चुका है, कुछ ही पार्ट बचे हुए हैं। तो आज हम एक नया चैप्टर आपका शुरू करेंगे, प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। प्रायिकता का मतलब होता है साथियों संभावना। जैसे आप कहते हैं ना कि कितना % संभावना है कि इंडिया मैच जीतेगा, है ना। मैच के बारे में आप ज़्यादा जानते होंगे, बाकी और सब पढ़ाई लिखाई तो कम ही समझ में आता है। तो जैसे बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं आपकी लाइफ में, आप परिचित होंगे उनसे। जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं तो या तो आप पास होंगे या फेल होंगे, दो ही संभावना होती है ना। ऐसी तो कोई संभावना नहीं होती कि आप बीच में अटक जाएंगे, ना पास होंगे ना फेल होंगे, है ना। जैसे आपने सिक्के को उछाला तो दो कंडीशन होगी कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ऐसा तो बहुत कम होता है खड़ा हो जाए, ना हेड आए ना टेल आए। मतलब कहने का आप समझ गए होंगे। दूसरा नंबर, जैसे एक और संभावना ये होती है, आप कोई भी अगर काम करते हैं तो या तो सफल होगा या तो असफल होगा। जैसे आपने कार चलाना शुरू किया, कार है आपके पास या बाइक है, स्टार्ट किया आपने उसको, तो वो या तो स्टार्ट हो जाएगी या नहीं होगी, लेकिन दोनों में अंतर है। जैसे अगर मतलब कोई बच्चा पैदा होने वाला है तो अब उसमें क्या होगा, वो लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, इसमें भी एक संभावना बनती है ना। संभावना बनती है कि लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी, लेकिन दोनों जगह पर साथियों थोड़ा सा अंतर होता है। ये कार चलाना और लड़का लड़की पैदा होना या परीक्षा देना, यहाँ हर जगह एक संभावना जताई जाती है, लेकिन अंतर होता है। कैसे? देखिए, जैसे अगर कोई बच्चा पैदा होने वाला है तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, ये दोनों में बराबर संभावना होती है। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई लड़की होने की ज़्यादा संभावना है। और आपको पता है कि भारत में लिंग का जांच कराना कानूनन अपराध है, और इतना ही नहीं, करना और कराना दोनों अपराध है। कि बच्चा जो पैदा होगा वो लड़का होगा या लड़की होगी, अगर कोई माता पिता गार्जियन मतलब कोई भी अगर ये जांच करवाता है तो उसके खिलाफ़ कठोर कार्रवाई की जाती है, और अगर कोई डॉक्टर करता है तो उसके खिलाफ़ भी बहुत कड़ी कार्रवाई की जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप ये जान लीजिए कि दोनों में समान संभावना होती है ना। जैसे आपने सिक्का उछाला, उसमें भी समान संभावना है कि हेड आएगा टेल आएगा, लेकिन एक जगह समान संभावना नहीं होती है। कहाँ? जैसे आप परीक्षा देते हो या आप कार चलाना शुरू करते हो, इसमें संभावना समान नहीं होती है। देखिए, अगर आपने कार चलाना शुरू किया तो उसमें 80% उम्मीद है कि कार चल जाएगी, ज़्यादा उम्मीद होती चलने की, क्योंकि कब नहीं चलेगी, या तो कार में अचानक कोई गड़बड़ी आ गई हो तब नहीं चलेगी, और या तो आपको चलाना नहीं आता है। तो पहला नंबर तो आपको चलाना अगर नहीं आता तो आप चलाएंगे ही नहीं। दूसरा नंबर, अगर कार ख़राब हो गई तो ऐसी बहुत कम ही स्थिति बनती है कि जब वो ख़राब हो जाए और ना चले। तो मतलब कहने का ये है कि इन दोनों में अंतर आपको समझ गए होंगे कि कार चलाना या कोई बच्चा अगर पैदा हो रहा है तो उसमें लड़का या लड़की पैदा होने की दोनों में समान संभावना है। लेकिन अगर कहा जाए ये दूसरा चीज़ क्या, कि जैसे मैंने आपको कहा कि कोई कार चलाना शुरू करता है तो उसमें चल जाएगी ये ज़्यादा संभावना होती है। तो ऐसी घटनाओं में अभी आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सी घटना सांप्रायिक है और कौन सी सांप्रायिक नहीं है। तो जिन घटनाओं में दोनों प्रकार की घटनाओं के घटित होने की एक समान संभावना होती है, इक्वल पॉसिबिलिटी होती है, वो सांप्रायिक होते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा पैदा होने वाला है तो वो लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, इसमें दोनों की एक समान संभावना है। लड़का भी हो सकता है 50% में, 50% में लड़की भी हो सकती है, तो ये घटना सांप्रायिक होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कार चलाना शुरू करता है तो कार चलने की उम्मीद ज़्यादा है, ना चलने की उम्मीद कम है, तो ऐसी स्थिति में दोनों स्थितियां समान नहीं हैं, तो ये घटना सांप्रायिक नहीं होगी। बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन में, जो आप पहला नंबर से देख रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। इनको फिलअप करना है। आपकी अगर इंग्लिश मीडियम की बुक होगी तो लिखा होगा फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर कुछ ऐसा लिखा होगा फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेज, जो भी होगा, लेकिन मतलब एक ही होगा, क्वेश्चन एक ही होंगे। तो चलिए देखते हैं। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, मतलब कोई घटना घटित होगी और कोई नहीं घटित होगी, दोनों की अगर प्रायिकता होगी तो वो एक होगी। इसमें कुछ चीज़ें आपको याद करना है, इंटरमीडिएट में आपको खूब अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ा दिया जाएगा। अभी आप 10th में हैं तो कुछ चीज़ें आप याद कर लीजिए। दूसरा एक बात और याद करने वाली है कि कोई घटना जो घटित नहीं हो सकती है उसकी प्रायिकता हमेशा शून्य होती है। कहने का मतलब जो ऐसा कोई काम हो ही नहीं सकता है तो उसकी कोई संभावना नहीं। जैसे कहा जाए आज चांद ज़मीन पर आएगा,
तो ये कोई संभावना नहीं है और होगा भी नहीं, असंभव है कि चंद्रमा जो है ज़मीन पे आ जाएगा और प्रयागराज में रहने लगेगा, ऐसी तो बात होगी नहीं। इसका मतलब क्या है, इसकी प्रायिकता शून्य होगी। तो याद रखिएगा हमेशा के लिए, चाहे इंटर में है या फिर 10th में है, कि जो घटना घटित नहीं हो सकती है उसकी प्रायिकता हमेशा शून्य होती है और ऐसी घटनाएं असंभव घटनाएं कहलाती हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है उसकी प्रायिकता शून्य होती है, इसमें आप शून्य भर लेंगे, ठीक है ना, शून्य है। ऐसी घटनाएं असंभव कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? असंभव, इम्पॉसिबल। अगला है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। जैसे आपने एग्जाम दिया है तो उसका रिजल्ट आना तय है कि उसका रिजल्ट जरूर आएगा। अगर आपने अच्छा किया होगा तो अच्छा आएगा और अगर बुरा किया होगा तो बुरा आएगा। लिखा पढ़ा होगा तो पास होंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे, अगर वैसे मज़ा लिए होंगे तो फेल होंगे। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि वो घटना जिसका घटित होना निश्चित है कि भाई जनवरी के बाद फरवरी आएगी, फरवरी से गर्मी होगी, ये तो निश्चित है, तय है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? उसकी प्रायिकता आप लोग इसमें लिखेंगे क्या होगी? हमेशा क्या होगी? 1 होगी, है ना। और ऐसी घटनाएं निश्चित घटनाएं कहलाती हैं। 1 क्यों होगी? 1 इसलिए होगी, जैसे जनवरी के बाद फरवरी आएगी, गर्मी आएगी, तो एक ही मौसम आएगा, ये नहीं कि गर्मी भी आ जाएगी ठंडी भी आ जाएगी, दोनों एक साथ नहीं आएगा। या फिर इसमें कम समझ में आया होगा तो ऐसे मान लो कि आपने फरवरी में 10th का एग्ज़ाम दिया, उसका रिजल्ट मई या जून में आएगा, तो जब रिजल्ट आएगा तो एक ही रिजल्ट आएगा, या तो आप पास हो जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। ये तो नहीं होगा कि भाई आप पास भी हो फेल भी हो, दोनों तो नहीं होगे ना। तो ऐसी घटनाएं क्या होती हैं? निश्चित होती हैं और इनकी प्रायिकता क्या होता है? 1 होती है। इनकी प्रायिकता 1 होती है और ये घटना निश्चित घटना कहलाती हैं। निश्चित को शायद इंग्लिश में सर्टेन बोलते हैं, है ना। तो लिख लीजिए आप लोग, जिसका घटित होना निश्चित है वो 1 है और ऐसी घटना निश्चित घटनाएं कहलाती हैं। तो इसको आप लोग इतना नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को रोक करके। और जो छात्र इसे ऐप्स में देख रहे हैं, कहते हैं कि स्क्रीनशॉट नहीं होता है या फिर हम चलते समय वीडियो नहीं नोट कर पाते हैं, वो लोग बातों को समझ लें और खुद से लिख सकते हैं। वैसे हम उनको 20 से 30 सेकंड का टाइम देंगे अब स्क्रीन पर लिखने के लिए, अगर वो चाहेंगे स्पीड में लिख सकते हैं। और हाँ, नहीं तो आप दूसरे मोबाइल से फ़ोटो खींच सकते हैं, लेकिन आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं। चलिए अगला देखिए। देखिए जैसे कि अभी आपको हमने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, तो अब आप इसमें समझ गए होंगे। अब ज़्यादा कुछ बताना नहीं, केवल भर लीजिए बस, ठीक ना। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया अगले 5 मिनट में, है ना। तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योगफल कितना होगा? आप समझ गए होंगे, 1 होगा। कितना होगा? 1, यानी 1। घटना को इंग्लिश में इवेंट बोलते हैं। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या बराबर होती है तथा 1 से छोटी व उसके बराबर होती है, ठीक ना। इसमें लिख लीजिए आप लोग, आगे बढ़ लीजिए। इसको 1 को आप ऐसे लिखेंगे 1, जिससे आपको जनाई पड़े कि हाँ ये भरा गया, नहीं तो ये मालूम चलेगा कि हाँ उसी में सब है 1 में। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला ख़त्म हो गया। इसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। सांप्रायिक वाला मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। अब इसको बोर्ड पे मैं लिखूं एक एक चाहकाऊँ, कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी NCERT बुक है, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होगा, सभी बातें सेम टू सेम लिखी होंगी, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस होगा। वैसे इंडियन जो भी हैं उनकी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी हर कोई समझता है, चाहे आप किसी भी प्रांत से बिलोंग करते होंगे, है ना। अगर नहीं समझते हैं तो मैंने एक एक वर्ड की इंग्लिश बता दिया। प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, घटना को इवेंट बोलते हैं, और हो सकती है मतलब होना जैसे पॉसिबल, ना होना इम्पॉसिबल। बाकी आप सब समझ गए हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों की परिणाम मीन्स होता है रिजल्ट, ठीक है, सांप्रायिक हैं या नहीं है, स्पष्ट कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, मतलब प्रयास करता है, तो कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। ये सांप्रायिक होगा कि नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो देखो साथियों, मैंने आपको सबसे पहले इसके बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है कि ये घटना सांप्रायिक नहीं है। सांप्रायिक वो घटनाएं होती हैं जिनमें दोनों प्रकार के रिजल्ट आने की एक समान संभावना होती है, इक्वल संभावना होती है। जैसे अगर आपने कोई सिक्का उछाला तो उसमें हेड या टेल आएगा, ये समान संभावना होती है। ऐसा कोई जादू तो होता नहीं, कोई अगर उछालेगा ऊपर आसमान में फेंकेगा तो कौन सा पार्ट आएगा, कोई निश्चित नहीं है।
जैसे कोई बच्चा पैदा होने वाला है तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, ये भी एक समान संभावना लगभग मानी जाती है। लेकिन अगर आपने कार चलाना शुरू किया या आपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, परीक्षा दिया है, तो इसमें अधिकतर संभावनाएं जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं कि कार आप चलाना शुरू करोगे तो चल जाएगी, ये उम्मीद ज़्यादा होती है। परीक्षा आप दोगे, अक्सर देखते होंगे आप 80 से 90% बच्चे पास होते हैं, तो उम्मीद ये होती कि आप पास हो जाएंगे। खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ी हो गई तो आप फेल हो गए, वो अलग बात है। तो कार चलाने वाला पहला घटना सांप्रदायिक नहीं है। दूसरा है, इसमें एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल को डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। ये सांप्रदायिक होगा कि सांप्रदायिक नहीं होगा? ये भी सांप्रदायिक नहीं होगा घटना। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अधिकतर जो खिलाड़ी होते हैं वो एक प्रकार से सब अभ्यास करके तभी ट्राई करते हैं। और दूसरा नंबर, जहाँ तक ये उम्मीद जताई जाती है और कोशिश भी यही होती है कि पॉजिटिव रिजल्ट उसमें भी आता है, बास्केटबॉल जो है उसमें बास्केट में बॉल जा सकती है, तो ये भी एक प्रकार सांप्रदायिक नहीं होगा। दूसरा नंबर, अगर बात करें सत्य असत्य प्रश्नों वाला, उसको भी देख लीजिए। ये भी घटना जो है तीसरा नंबर क्या है? सांप्रदायिक ये होगा। और बच्चे का जन्म वाला, ये तो मैं बहुत पहले बता दिया हूँ, ये भी क्या होगा? सांप्रदायिक होगा। तो सांप्रदायिक अगर आप समझ गए हैं तो ये नहीं जरूरी कि आपके एग्जाम में यही 4 बातें आएंगी जो मैंने बताया। हो सकता है किसी दूसरे परिणाम के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि ये घटना सांप्रदायिक है कि नहीं है, तो ये अनुमान लगाना कि दोनों जो परिणाम आएंगे वो एक समान होंगे या फिर असमान होंगे, तो वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि सांप्रदायिक है कि नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और किसी को एक चाटा मारते हैं तो वहाँ पे वो आपको मारेगा कि नहीं मारेगा, ये घटना क्या होगा? सांप्रदायिक होगी, है ना? क्योंकि आज के ज़माने में अगर आप किसी को एक चाटा मारेंगे तो 2 चाटा ज़रूर मारेगा। इसका मतलब क्या है? परिणाम किस में है? बराबर है कि आधा आधा है? ज़्यादा संभावना है कि मारेगा ना, इसका मतलब ये भी क्या है? सांप्रदायिक नहीं है। तो आप समझ गए होंगे दोनों। एक एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, ये जो मैंने कहा कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, और एक कार चलाने वाला, इस दोनों से आप अंतर समझ जाओगे। कार चलाने में अधिकतर संभावना होती है कि सांप्रदायिक मतलब कार चल जाएगी, यानी कि परिणाम बराबर नहीं है। लेकिन जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें ये संभावना पहले से नहीं जताई जा सकती पूरा बराबर, मतलब कि हाँ क्या होगा, लड़का या लड़की होगी। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसकी जांच पड़ताल कराना और करना दोनों कानूनन अपराध है भारत में। तो फिर ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका पूरा हो चुका है। इसका तीसरा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है वो भी मैं आपको, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय ये निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम यानी कि कौन सी पारी पहले खेलेगी, इसके लिए एक सिक्का उछाला जाता है। कहते हैं चलो टास करा लो, है ना? तो जैसे कि कोई भी आप सिक्का ले लीजिए, उसको उछालते हैं हम लोग ऊपर या कुछ भी, मतलब उसके साथ करिए, तो उसमें आप ये देखेंगे 2 पार्ट होता है ना, एक हेड होता है, एक टेल होता है, जिसे कहा जाता है, आप लोग अपनी लैंग्वेज में उसे कुछ और भी बोलते होंगे। तो सिक्के के 2 पार्ट होते हैं साथियों। जैसे देखो इधर साइड में इसे हेड कहा जाता है, जिधर ये देखो रुपया वगैरह लिखा होता है, हमें समझ से यही होता है। इसे टेल कहा जाता है पीछे वाला, जिसमें भारत का अशोक स्तंभ बना होता है ना, ये तो होता है ना। तो इसको जब हम उछालेंगे तो या तो ये ऐसे गिरेगा या फिर ये ऐसे गिरेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि ऐसे खड़ा हो जाएगा, है ना? 2 ही संभावना होगी ना। तो कह रहा कि इस विधि को यानी कि टास को यानी कि सिक्के उछालने वाली विधि को सही क्यों माना जाता है, न्यायसंगत क्यों माना जाता है? देखो यार, सिंपल सी बात है, ये न्यायसंगत इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें 2 ही पहलू हैं और दोनों के बराबर आने की संभावना होती है। जब इसको हम ऊपर को उछालेंगे, देखो ऐसे जैसे अगर हम इसको उछालते हैं, ये तो मैं यहाँ पकड़ ले, नीचे ही गिर के भाग जाएगा, तो फिर आपको दिखाएंगे क्या? तो इसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों की आधी आधी संभावना होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब कोई लड़का पैदा होने वाला हो, सॉरी लड़का नहीं मतलब बच्चा पैदा होने वाला हो, तो लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी, इसकी भी बराबर संभावना होती है। तो उसी तरह सिक्का उछालने पर दोनों पारियों की बारी यानी कि बराबर संभावनाएं मानी जाती हैं और इसलिए इसको न्यायसंगत माना जाता है। लिख लेना, क्योंकि सिक्का उछालते समय उसमें से हेड एंड टेल आने की बराबर संभावनाएं होती हैं। हेड एंड टेल को किताबी भाषा में चित्त या पट कहा जाता है। चित्त या पट, बुक में क्या लिखा है कि जब सिक्के को उछाला जाता है तो उसमें से केवल एक संभावित दशा में धरती पर गिरेगा। वही जो मैंने बताया अपनी भाषा में लिख लो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा नंबर देखना, कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 15.1 है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या
किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखो यार सिंपल सी बात है, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। अगर कहीं पर 0.000001 है तो ये भी एक संभावना है, ये भी एक प्रायिकता हो सकती है। क्यों? किसी भी काम के होने की आपको कम से कम 0.0001 इतनी संभावना तो है, थोड़ी सी है भले रत्ती भर है, किंची भर, लेकिन है तो ना। इसका मतलब क्या है, ये संख्या प्रायिकता हो सकती है किसी ना किसी की, लेकिन जो चीज संभव है ही नहीं, जैसे मैंने कहा 0, अब क्या किसी चीज की 0 संभावना हो सकती है? कि आप कोई सामने वाला जा रहा है, उसको 2 पटाखा मारो खींच के, तो कह दो भाई 0 संभावना है कि मुझे मारेगा ये, तो 0 का मतलब तो कुछ नहीं होता, वो तो 100% संभावना बन जाएगी कि आपको पीट देगा फिर वो। बात समझ रहे हो ना? तो साथियों ये जान लो कि जो संख्या 0 से थोड़ी सी भी बड़ी है वो हर एक संख्या मतलब वो प्रायिकता हो सकती है। किसी न किसी संख्या की प्रायिकता मतलब किसी न किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। लेकिन जैसे ये देखो माइनस में है, तो माइनस में किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, क्योंकि माइनस में कोई संभावना नहीं जताई जाती, ठीक ना, निगेटिव नहीं पॉजिटिव देखा जाता है। तो ये जान लो कि इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पर 2/3 है ना, इसका मान 0 से बड़ा आएगा, आप ऐसे लिखोगे 0 फिर इधर साइड में 2/3, इसलिए यह संख्या किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। इसमें लिख देना, ऐसे लिखोगे 0 इज ग्रेटर देन, कहाँ गया यार ये माइनस, ये वाला, ये मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, माइनस वाले के लिए 1.5, 0 इज ग्रेटर देन 1.5, सो ये संख्या किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। और हाँ, अगर समझना है तो क्लास को पूरा देखना, अगर 10-15 मिनट दे दोगे ना तो अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा चीज़ देख लोगे, बाकी जो नौटंकी देखते हो उसमें कुछ नहीं मिलता है। डियर स्टूडेंट, इसमें का जो 5वां क्वेश्चन है उसको आप खुद से कर लोगे। खुद से कैसे करोगे उसको सुन लो, फिर 6वां क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। कक्षा 10 की NCERT मैथ की बुक है ये, प्रश्नावली एक्सरसाइज यानी कि आपका है 15.1। 5वां देखना, कह रहा है कि यदि PE = 0.05 है तो PE नहीं की प्रायिकता क्या होगी। देखिए यारों यार ये होता है ना कि PE धन PE नहीं कि जो है इसका मान 1 होता है, जानते हो कि नहीं? कोई घटना घटित हो सकती है, धन नहीं हो सकती है, बराबर 1 होता है, ये सूत्र होता है, लिख लो PE धन PE नहीं = 1। तो जो PE है उसका मान दिया है, एक मान रख देना, दूसरा मान आ जाएगा, बराबर करके उसमें और भी तो कुछ दिया है ना, सब दिया है ना। इसका मान 1 होता है, तो जब इसका मान रख दोगे 0.05 धन ये ऐसे लिख लेना बराबर 1, इसको उधर कर लोगे पक्षांतर, आ जाएगा उत्तर, बन जाओगे बंदर, है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखना। 6वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बंदर नहीं बनोगे, वैसे मजाक में बोला, चलो सॉरी। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उनमें से एक गोली निकालती है, तो फिर इसकी क्या प्रायिकता है कि वो निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी, दूसरा नींबू की महक वाली है। देखो यार सिंपल सी बात है, वो आपने सुना है कि जब बबूल बोओगे तो आम के फल कैसे लगेंगे। अगर आप बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम के फल नहीं लगेंगे, उसमें कांटे वाले बबूल ही लगेंगे। तो अगर उस थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं तो क्या चमत्कार होके संतरा थोड़ी बन जाएगा उसमें, यानी कि उसमें कोई संतरे की गोली है ही नहीं। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखो जल्दी से, लाइन में लिखो फटाफट, अगले में लिखो, थैले में सभी गोलियां नींबू की महक वाली हैं, थैले में सभी गोलियां नींबू की महक वाली हैं, अतः थैले से संतरे की महक वाली गोली निकालना असंभव है। अतः क्या लिखोगे, P = 0, यानी कि इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, 0 है, ठीक ना। दूसरे में क्या लिखोगे, दूसरे में लिखोगे चूंकि थैले में सभी गोलियां केवल नींबू की महक वाली हैं, अतः उसमें से एक गोली निकाली जाने की प्रायिकता P बराबर क्या लिखोगे, 1, मतलब निश्चित है ना। ऐसे भी लिख सकते हो कि थैले में सभी गोलियां नींबू की महक वाली हैं, अतः उसमें से नींबू वाली गोली निकलना निश्चित है, अतः इसकी प्रायिकता P = 1।
तो बस हो गया छठा तक। सातवां देख लो क्या कहता है। सातवां कह रहा है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। बड़ा अजीब सा सवाल है यार, इसको तो आप लोग कर ही ले जाओगे, वैसे बड़ा मज़ेदार है। तो फिर डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोग कर लेना। और 8वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8वां बहुत ही आसान है। कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक थैला है, झोला है भाई, अच्छा सा है, बड़ा सा। जैसे देखो ये मैं निकाल देता हूँ झोला, ये एक झोला है, ठीक है। इसमें कुछ गेंदें भर के रखी गई हैं। अब वो इसमें गेंद है क्या है मैं नहीं दिखाऊंगा ना, बताऊंगा ही क्या है इसमें, लेकिन हाँ मैं बता रहा हूँ कि इसमें मान लो गेंदें भर के रखी गई हैं, जिसमें 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। तो इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है। यदृच्छा मतलब इच्छा अनुसार। जैसे मैं ये थैला लिया हूँ, इसमें से मैंने हाथ डाला और इच्छा अनुसार मैंने इसमें से एक गेंद निकाल लिया, और संयोगवश इसमें से गेंद नहीं बल्कि एक कैमरे का चार्जर निकला, है ना। तो मान लो एक गेंद है, चलो। तो कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि इसमें से निकाली गई जो गेंद है वो लाल हो और दूसरा लाल नहीं हो। देखो यार सिंपल सी बात है, जैसे मैं ये स्याही की डिब्बी डाल देता हूँ लाल और नीली, ठीक ना। तो एक एग्जाम्पल समझ लो, बहुत अच्छा, ज़िंदगी में ना भूलोगे। ये 2 डिब्बी है, मैंने इसमें डाल दिया, मैंने डाल दिया। अब चलो, इसकी क्या प्रायिकता है कि इसमें से जो मैं डिब्बी निकालूंगा बिना देखे वो लाल होगी। बताओ कितनी संभावना है कि लाल होगी। भाई एक नीली वाली डिब्बी तो भी है, आपने देखा मैंने 2 डाला ना, तो दोनों में से कोई एक आ सकती है ना। जैसे मैं हाथ डाला, देखो मैं आपको देख रहा हूँ, झोला में नहीं देख रहा हूँ, मैंने हाथ डाला, इसमें से एक निकाल लिया, बताओ कौन सी निकलेगी। ये देखो नीली वाली निकल गई ना। यानी कि एक संभावना थी कि नीली वाली निकलेगी और एक संभावना थी कि लाल वाली निकलेगी। 2 संभावनाएं हैं ना, लेकिन टोटल कितनी संभावनाएं हैं? टोटल 2 संभावना है। बोलो 2 है ना, यानी कि 2 टोटल कुल जो परिणाम है 2 हो सकते हैं, या तो नीली निकलेगी या लाल निकलेगी। लेकिन अगर कहा जाए कि झोला से नीली डिब्बी निकालने की प्रायिकता, तो क्या होगा? नीली डिब्बी एक चांस है कंफर्म की हो सकता है, और टोटल 2 चांस है। तो इसको हम नीली डिब्बी निकालने की प्रायिकता 1/2 लिखेंगे। बात समझ गए ना। उसी तरह से अगर लाल डिब्बी निकालने की प्रायिकता, उसकी भी 1/2 होगी। क्या होगी? 1/2 होगी। लेकिन अभी आगे और समझते जाना। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल समझ लो। एक दूसरा एग्जाम्पल क्या है समझना है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं आज बहुत अच्छे से। अब देखो मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूं। उम्मीद करता हूं अगर आप पूरा क्लास देख लोगे, लाइफ में कभी ना भूलोगे प्रायिकता, और क्वेश्चन तो कहीं जा ही नहीं सकता, इसकी हिम्मत ही नहीं कि ये भाग के जाएगा आपसे। चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। क्वेश्चन को आप प्रैक्टिकली देखना यार। चलो ठीक है। कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं। तो देखो मैं आपको 3 लाल और 5 काली दिखा रहा हूं, बिल्कुल दिखाऊंगा मैं आपको। 3 लाल और 5 काली गेंद के बारे में बात कर रहा ना ये क्वेश्चन। तो ये लो मैंने आपके लिए इतने सारे सामान लाए। वो क्या है? इसमें 3 लाल डिब्बी है, 5 काली है। कहो तो मैं गिन गिन के इसमें भर के दिखा देता हूँ। इसमें लाल वाली 3 डिब्बी है, देख लो गिरने ना पाए। 1 इसमें भर दूँ, ये लो। लाल वाली देखो 2 हो गई ना लाल वाली, 3 होनी चाहिए ना। ये देखो एक और है 3। काली वाली में देख लो 5 है, कितनी है? 5 होनी चाहिए। तो मैंने 3 डाल दिया लाल वाली और 5 डाल दिया ये काली वाली। अब देखो प्रायिकता समझ लेना, लाइफ में ना भूलोगे। कह रहा है इसमें से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है। गेंद को मान लो डिब्बी, क्योंकि हमारे पास गेंद नहीं भाई, इतनी सारी डिब्बी है हमारे पास स्याही की, है ना। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गेंद लाल हो या गेंद लाल ना हो। तो देखो यार गेंद की जगह पे डिब्बी मानना, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो डिब्बी लाल हो या लाल ना हो। अब ये बताओ इसमें टोटल कितनी डिब्बी हैं? कितनी डिब्बी हैं इसमें? टोटल 8 डिब्बी है ना। तो अगर मैंने इसमें से इच्छा अनुसार बिना देखे एक डिब्बी निकाला, तो कितनी संभावना है कि लाल वाली डिब्बी हो सकती है? बोलो कितनी उम्मीद है कि लाल वाली ही निकलेगी। देखो चूंकि इस झोला में टोटल 8 डिब्बी हैं, कितनी हैं? 8 हैं। तो अगर मैं हाथ डालूंगा और आराम से बिना कुछ देखे समझे निकालूंगा, तो उसमें से एक निकल सकती है, 8 में से एक निकलेगी ना। लेकिन इसमें से 3 लाल और 5 काली है, तो बताओ लाल वाली निकलने की कितनी संभावना है? देखो यार 3 है लाल वाली, तो लाल वाली डिब्बी निकलने की केवल 3 संभावना है। 3 है ना,
केवल 3 संभावना है ना, लेकिन टोटल कितनी संभावनाएं हैं, मतलब टोटल कुल परिणाम कितने होंगे। अगर मैं बार बार निकालता रहूँगा कितनी बार निकलेंगे, 8 बार निकलेंगे। 8 ही परिणाम है ना, 8 बार चांस है ना। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, वो क्या होता है, संभावित परिणामों की संख्या, प्रायिकता बराबर होता है संभावित परिणामों की संख्या अपान कुल परिणामों की संख्या। लिख लो, प्रायिकता P इक्वल संभावित परिणामों की संख्या अपान कुल परिणामों की संख्या। तो पहले क्वेश्चन के लिए लाल गेंद होगी, इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, ऐसे लिख लो यार, PE इक्वल संभावित परिणाम लाल निकलने की 3 संभावना है, टोटल 8 संभावना है। ये देखो 8, जैसे देख लो यार। चलो मैंने एक डिब्बी निकाला, मैं नहीं देख रहा हूँ इसमें झोलम का है, ये मैंने एक निकाला, वो भी काली निकल गई ना, लाल वाली नहीं हुई ना। चलो मैं इसमें डाल दिया, दोबारा निकालता हूँ, इसको हिला लेता हूँ। चलो मैंने एक डिब्बी फिर से निकाला, ये देखो लाल निकल गई। यानी कि कुल मिला के 8 संभावना है, 8 में से 3 बार लाल हो सकती है और 5 बार काली हो सकती है। तो ये हो गई लाल डिब्बी निकलने की संभावना, आपके सामने आ चुकी है। अगला इसमें कह रहा है, वो भी ध्यान देना, कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गेंद लाल ना हो, भाई डिब्बी लाल ना हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। देखो यार सिंपल सी बात है, इसमें क्या दिया गया है साथियों, इसमें ना होने की स्थिति में क्या होता है, मैं वही देख रहा हूँ। देखो सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हो एक फार्मूला होता है, कोई घटना घटित हो सकती है, नहीं हो सकती है, धन बराबर 1 होता है ना। इसका ये सूत्र होता है, दूसरे के लिए लिख लेना, चूँकि PE और धन PE नहीं इक्वल 1 होता है ना। तो यार देखो सिंपल सी बात है, PE का मान जो है वो 3/8 आ गया, धन PE नहीं इक्वल 1, इसको उधर ले जा करके घटा लेना, तो PE नहीं का मान निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। तो PE नहीं का मान आप निकालोगे तो ऐसे आएगा, ये PE नहीं इक्वल 1 माइनस 3/8, घटा लोगे 8 एकम 8 माइनस 3/8 और ये हो जाएगा 5/8। कितना हो जाएगा, 5/8। इसको आप जमानी भी कर सकते थे वैसे भी, चूँकि इसमें टोटल 8 संभावनाएं हैं और इसमें डिब्बियाँ जो हैं काली वाली 5 हैं, तो 5/8 हो जाएगा, है ना। कितना इजी प्रायिकता, कभी ना भूलोगे प्रायिकता अगर सभी पार्ट देख लिए तो। तक आज 12 नंबर देखेंगे और जो पार्ट इसके पीछे हो चुके हैं उसको आप जब इस क्लास को पूरा देखोगे तो लास्ट में इन स्क्रीन पे आ जाएंगे, ठीक है ना, पूरा देखोगे तब, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना और नहीं तो फिर व्हाट्सएप पे मंगा लेना। चलो, और हाँ PBR स्टडी का ऐप इंस्टॉल कर लोगे तो वहाँ पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। संयोग के खेल में एक तीर के निशान को घुमाया जाता है, एक तीर को घुमाया जाता है। पहले क्वेश्चन को सुन लो फिर समझ में आएगा, पहले नहीं समझ में आएगा। जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 तथा 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हैं। संप्रायिक के बारे में मैंने पहली क्लास में बहुत अच्छे से बताया है। तो फिर इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा, किसको इंगित करेगा, पहला ये तीर 8 को इंगित करेगा, एक विषम संख्या को इंगित करेगा, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, या फिर 9 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। देखो साथियों सिस्टम सी बात है, सिंपल सी है कि आपने देखा होगा मेला वगैरह लगता है, एक चकरी वाले लेके बैठते हैं, है ना, बैठते हैं, इनाम वाली उसमें प्रतियोगिता कराते हैं, भाई चलो पैसा लगाओ इनाम खेलो। लोग उनको बड़ा बेवकूफ़ समझते हैं, जो जुआ खेलते हैं ताश खेलते हैं उनको बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन इस मैथ में इस जुआ और उस चकरी वाले खेल का बहुत बड़ी कहानी है। इसको आपको भी समझना चाहिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ आपको भी खेलना चाहिए, लेकिन कम खेलना चाहिए, ज़्यादा नहीं। देखना, जैसे अगर ये देखो चक्री मैंने बना दिया है, सोचिए गेस करिए कि बीच वाला पार्ट घूमता होगा और मैं इसको ऐसे नचा दूंगा तो क्या होगा, ये जो तीर है ये थोड़ा देर घूमेगी फिर कहीं ना कहीं रुक जाएगी ना, रुकेगी तो इसमें 1 से 8 तक गिनती लिखे गए हैं, तो किसी न किसी के सीधे पर रुकेगी। जैसे देखो अभी ये 1 के सीधे पे रुकी है ना, और अगर मैंने इसको एक बार घुमाया, एक बार इसको नचाया और मान लो ये आके यहाँ रुक गई 6 के निशान पे, अब देखो कहाँ पे रुकी, 6 के सीधे में रुक गई, और मैं अगर इसको एक बार फिर से घुमाऊं तो हो सकता है ये 6 के बजाय 8 के सीधे पर रुक जाए, है ना, कहीं भी रुक सकती है ना। तो यही चीज़ इसमें निकालना है। कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है, प्रायिकता मतलब संभावना, कितनी उम्मीद है, कितनी संभावना है कि ये तीर जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये 8 पे आके रुकेगी, इसकी कितनी संभावना है, जल्दी बताओ सोच के। देखो यार आप सभी जानते हो ना कि कुल कितनी संभावनाएं हैं 8 पर रुकने की,
चूंकि कुल मिला के 8 गिनतियां हैं, 8 गिनतियां हैं ना, तो टोटल परिणाम कितने हो सकते हैं? टोटल 8 परिणाम हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि 8 पे ही रुकेगा। मैं एक बार घुमाया 6 पर रुक गया, एक बार घुमाया 3 पे रुक गया, एक बार घुमाया 7 पे आया, एक बार 2 पे चला गया, 8 पे नहीं गया तो क्या करोगे? 8 बार जो घुमाओगे तो हो सकता है एक आध बार चला जाए 8 पे। तो आप यहाँ पे लिखोगे हल में, नीचे लिखो हल, हल में लिखोगे कुल परिणामों की संख्या, या फिर ऐसे लिख लो कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 8। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, लिख लो, वीडियो को रोक करके लिख लो, ठीक ना? आगे देखना। अभी सवाल नहीं लगाया मैंने, अभी तो केवल लिखा है बस। अब पहले सवाल पे आ जाओ। कह रहा कि कितनी संभावना है कि वो 8 पर ही रुकेगी। अब लिखो, चूंकि चक्र में 8 अंक हैं, चूंकि चक्र में 8 अंक हैं, और आगे लिखो तीर द्वारा अंक 8 को इंगित करने की, 8 को इंगित करने की घटना की प्रायिकता या फिर परिणामों की संख्या बराबर 1। क्या लिखोगे? परिणामों की संख्या बराबर 1। इसको अपनी भाषा में कैसे लिखोगे? अपनी भाषा में ऐसे लिखोगे, चूंकि दिए गए चक्र में कुल 8 तीलियां हैं, अतः यदि हम चक्र को घुमाएंगे तो उस चक्र की सुई के 8 पर आने की केवल एक संभावना है। बात समझ रहे हो ना? एक ही बार तो है ना कि परिणाम अनुकूल आएगा, मतलब एक ही संभावना है। बात समझ रहे हो ना? तो यहां से अब आप इसको, हमारा बात को समझ गए होंगे, है ना? तो चलो इतना लिख लिए होंगे, यानी कि उस पर आने की कितनी संभावनाएं हैं? 8 संभावना है। अर्थात आगे लिखो, अर्थात PE या फिर P 8 की ओर इंगित करता होता है। ऐसे लिख लो, P ब्रैकेट में लिखो 8 की ओर तीर इंगित होता है, 8 की ओर तीर इंगित होता है। P ब्रैकेट में लिख लो 8 की ओर तीर इंगित होता है बराबर, अब लिखो कुल परिणामों की संख्या, सॉरी कुल नहीं, संभव परिणामों की संख्या बराबर करके इसको लिखने के बाद इसके आगे लिखना, मतलब जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है ना? तो क्या लिखोगे? अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब कई तरह से लिख सकते हो यार, ठीक है ना? ऐसे लिख लो अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है ना? अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 1, और कुल परिणामों की संख्या 8। चूंकि कुल 8 अंक उस पर लगे हैं तो 8 कुल परिणाम होंगे, लेकिन उसमें से एक ही परिणाम हमारे काम का होगा जब 8 पे रुकेगा। समझना बड़ी बात है। इसमें लिखने को आप अपने हिसाब से कैसे भी लिख सकते हो। अगला कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि एक विषम संख्या को इंगित करेगा। अब मैं क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं, चूंकि क्वेश्चन हमारे पास हैं और हम आपको बता देंगे। आप क्वेश्चन लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे हो ना तो क्वेश्चन को आप नोट कर लो, वीडियो को थोड़ा पीछे करके, चूंकि इधर लगाने में दिक्कत हो रही, सवाल को जगह नहीं, ठीक ना? दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा कि इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा वो तीर। देखो यार, 2 से बड़ी संख्या तो बाद में करेंगे, पहले कह रहा था एक विषम संख्या को करेगा। अब इसमें देखो विषम कितनी है, 1 3 5 7 कुल विषम संख्याएं। ऐसे लिखो, दूसरा नंबर डाल के लिखो, चूंकि कुल विषम संख्याएं बराबर 3, कुल विषम संख्याएं बराबर 3, अतः अनुकूल परिणामों की संख्या, भाई 3 है तो 3 में से किसी एक पे रुक जाएगा तो 3 अनुकूल परिणाम है। अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, लिख लेना, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितना है? 3 है। नीचे लिखोगे कुल परिणामों की संख्या बराबर, कुल परिणामों की संख्या, भाई कुल तो 8 है तो 8 ही होगा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। अब क्या होगा वही लिख लो फिर जो अभी आपने लिखा था, चक्र पर कुल विषम संख्याएं के बाद में लिखो। यार कितनी संख्याएं हैं इसमें विषम वाली? 1 3 5 7, 1 3 5 7, तो 4 संख्याएं हैं, 3 कहाँ है? 1 3 5 7 4 है ना टोटल। दिमाग थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। ये देखो 4 ही हैं भाई, 4 ही हैं। देखो 1, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, टोटल 4 विषम संख्या है ना। तो जहां आप 3 लिखे वहां 4 लिखोगे, ठीक, ओके। कुल परिणामों की संख्या 8। अब लिखो, अतः इसकी प्रायिकता बराबर 4/8। काट दोगे तो 1/2,
कितना हो जाएगा 1/2। नोट कर लो जल्दी से, इसको लिख लिए होंगे तो मैं आगे से हट चुका हूँ। अब अगला देखना, तीसरा क्या कहता है कि चक्र पर 2 से बड़ी संख्याएं हैं। कह रहा था कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये तिल्ली जो है वो जा करके 2 से बड़ी संख्याओं पर रुकेगी। तो देखो यार 2 से बड़ी संख्याएं कितनी है, पहले तो ये लिख लो, आप सभी लिखो जल्दी से, फटाफट लिखो। नहीं लिख पाए थे तो वीडियो को रोक करके लिख लो या पीछे करके लिख लो। वैसे मैं आपको काफ़ी टाइम देता हूँ लिखने के लिए, है ना, बहुत टाइम देता हूँ। तो लिखो तीसरा, चूंकि 2 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 से बड़ी, 2 से बड़ी बोल रहा था, 2 या 2 के बराबर नहीं बोला ना। तो 2 से बड़ी कुल संख्या कितनी है? देखो यार 3, ये यहाँ से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 है ना। 2 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हैं? ऐसे लिख लो चाहे 3 4 5 6 7 8, है ना, ये 6 संख्या है ना, कुल 6 संख्याएं हैं। अतः अनुकूल परिणामों की संख्या, बताओ 2 से बड़ी संख्या आएगी, इसके कितने अनुकूल परिणाम होंगे? जितनी ये संख्याएं हैं अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 6। नीचे लिखोगे कुल संभावित परिणामों की संख्या। संभावित मतलब ऐसे कह दो कुल परिणामों की संख्या, टोटल। तो टोटल तो 8 हैं, तो भाई सिंपल सी बात है, आप लिखोगे प्रायिकता बराबर हो जाएगा 6/8। 2 से काट दो, 2 3 6, 2 चौक 8, कितना हो जाएगा 3/4। ये 3/4 आपका इसका आंसर आ गया। इसके बाद 9 से छोटी संख्याएं कह रहा था, अगला इसी में है, नेक्स्ट नंबर चौथा, कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वो संख्या जिस पे रुकेगा वो चक्र, वो 9 से छोटी होगी। तो मुझे ये बताओ, इसको नहीं लिखे हो तो लिख लो वीडियो को पीछे करके। ये बताओ इसमें 9 से छोटी कुल कितनी संख्याएं हैं? जल्दी बता दो फटाफट। चौथा नंबर लिखो, लिखो 9 से छोटी कुल संख्याएं, 9 से छोटी कुल संख्याएं कितनी हैं? 8 हैं। अब 9 से छोटी अगर 8 संख्या हैं तो टोटल 8 परिणाम हो जाएंगे। अब लिखो अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 8। भाई सिंपल सी बात है यार, टोटल 8 हैं तो अनुकूल परिणामों की संख्या 8 हो जाएगी। अब लिखो अतः प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणामों की संख्या नहीं 8 बटा कुल परिणाम 8 बराबर कट जाएगा तो 1। इसकी संभावना क्या है? 1 है। मतलब ये निश्चित है कि 8 से छोटी कोई ना कोई संख्या आएगी, और सॉरी 9 से छोटी, क्योंकि अगर हम चक्र को घुमाएंगे तो कहीं ना कहीं तो रुकेगा ही, किसी न किसी नंबर पे रुकेगा, यानी कि उसमें से कोई ना कोई। एक्सरसाइज 15.1 15.1 का क्वेश्चन नंबर 13 हम देखेंगे, कक्षा 10 की NCERT बुक के अकॉर्डिंग। आप लोग बुक से मिला लो। इसमें हमें एक पासे के बारे में बात करना है। पहले क्वेश्चन को समझ लेना, फिर मैं लिखने का तरीका बता दूंगा, और अगर क्लास को समझना है तो कम से कम 5 मिनट 7 मिनट देखना। उससे कम देखोगे तो समझ में ना आएगा, पक्का मैं पहले बता दे रहा हूँ, अभी जा सकते हो। कम से कम 5 मिनट देखना, पक्का समझ में आएगा। देखिए, आपने पासा देखा होगा जिसे लूडो खेलते हैं, नहीं देखा है तो देख लेना, लूडो पासा सर्च करके गूगल में देख लेना, नहीं तो दुकान पे मिल जाएगा। ऐसे गुट्टी होती है गोली गोली, और उसमें छेद होते हैं चारों तरफ। पहले ये पासा देख लेना, तभी ये सवाल समझ में आएगा। उसमें साथियों क्या होता है, उस पर टोटल 6 छेद होते हैं। कितने होते हैं? मतलब एक तरफ 6 छेद होते हैं, है ना, बात समझ रहे हो ना? टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो अब यहाँ पर हम छेद की बात करें, होल की, या फिर नंबर की बात करें, तो उस पर 6 संख्याएं अंकित होती हैं। कितनी होती हैं? 6 संख्याएं। जो मैंने होल आपको बताया वो आप संख्या मान लो, तो 6 संख्याएं अंकित होती हैं, चारों तरफ लिखे होते हैं। ठीक है, अब आगे समझना क्या करना है। कह रहा कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, मतलब उसको ऐसे उछाल के फेंका जाता है, फिर निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता मतलब होता है संभावना, एक अभाज्य संख्या। बताइए, अगर पासे को एक बार फेंका गया तो क्या संभावना है कि अभाज्य संख्या प्राप्त होगी? फिर दूसरा सवाल, क्या संभावना है, क्या यानी कि क्या प्रायिकता है कि 2 और 6 के बीच की कोई संख्या प्राप्त होगी?
या फिर क्या और संभावना है कोई विषम संख्या प्राप्त होगी। तो देखो हल करने के पहले सबसे पहले सामान्य बात लिख लो। चूंकि एक पासे पर 6 संख्याएं 1 2 3 4 5 व 6 होती हैं, नीचे लिखोगे, इसलिए कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी 6। कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी 6। इतना लिख लिया। चलो ठीक है, अब फिर हम पहले सवाल पे चलते हैं। इतना लिख लिया तो बहुत अच्छे आप सभी। चलिए पहले क्वेश्चन पे, इसको मिटाएंगे थोड़ा सा। मिटाने से अच्छा है कि आप नीचे देख लो। देखिए ध्यान देना, अब इसमें का पहला सवाल, पहले उतना लिख लेना, लिखने के बाद तब ये पहला सवाल करना। पहला नंबर, एक अभाज्य संख्या बोल रहा है ना, इसमें लिखो पासे पर कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। अभाज्य कितनी है भाई, 6 के बीच में कितनी अभाज्य है, 1 है, 3 है और 5 है। वो कौन कौन सी हैं, 1 3 5, अर्थात 3 संख्या। पासे पर अभाज्य संख्या कितनी है 3। अब नीचे लिखोगे, देखो अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या, इसी को तो भाग देते हैं ना। देखो बुक में कैसे लिखा गया है किस अकॉर्डिंग, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, अनुकूल परिणामों की संख्या और संभव परिणामों की संख्या। तो साथियों अब प्रायिकता लिखोगे, पीई इक्वल प्रायिकता, पीई इक्वल, यहाँ पर आप लिखोगे अनुकूल परिणामों की संख्या, नीचे लिखोगे संभव परिणामों की संख्या। ठीक ना, अनुकूल मतलब कुल कितने हो सकते हैं, नीचे लिखना संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल मतलब साथियों वो होता है जो हमें लाना है। देखो कह रहा था कि एक अभाज्य संख्या होगी, इसकी कितनी संभावना है। तो देखो सिंपल सी बात है, चूंकि 3 संख्याएं उस पे दर्ज हैं पासे पे, तो 3 चांस है कि अभाज्य संख्या आ जाएगी, यानी 3 मौका है। कहने का मतलब जो अनुकूल परिणाम है वो कितना है 3 है। और संभव परिणाम, संभव मतलब टोटल कितने हैं, जितने टोटल हैं उतने संभव हो सकते हैं। और टोटल हमारे पास हैं कितने, 6 हैं। चूँकि 6 संख्याएं हैं तो उसमें 6 में से कोई भी आ सकती है। तो अगर कोई और आएगी तो वो अनुकूल नहीं होगा, लेकिन इन तीनों में से अगर कोई आएगी तो अनुकूल हो जाएगा। इसका मतलब 3/6 लिखोगे, इसको काट दोगे, 1/2 आएगा। कितना आएगा 1/2। लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो फटाफट। हो गया। चलिए अब इधर साइड में देख लो आप अगले दोनों के लिए। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, इसकी क्या संभावना है। देखो दूसरा नंबर यहाँ पर आप लिखोगे और लिखिए पासे पर, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लिख लो। पासे पर 2 और 6 के बीच स्थित कुल संख्या बराबर, पासे पर 2 और 6 के बीच स्थित कुल संख्या बराबर। देखो 1 से 6 के बीच में अगर आप देखोगे तो 2 से 6 के बीच में कौन कौन संख्या होगी, 2 से 6 के बीच में देखो 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 3 संख्या होगी ना। संख्या बराबर कितनी होगी, 5 नहीं होगी यार, 3 होगी। कितनी, 3। वो कौन कौन सी हैं, चाहे तो इधर कोष्टक में लिख लो, 3 4 और 5, है ना, यही तो है। तो लिख लो पासे पर 2 और 6 के बीच स्थित संख्या बराबर कुल संख्या बराबर 3। अतः अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितनी, 3, चूंकि वही लाना है। तो यहाँ पर लिखोगे आप अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 3। संभव परिणाम कितने हैं, संभव परिणाम कितने हैं, टोटल भाई 6 संख्याएं हैं ना, तो संभव 6 हैं। तो अब आप प्रायिकता निकाल लो, चाहे तो यहाँ भी लिख लो, कोई गलत नहीं है। संभव परिणामों की संख्या, संभव लिख लो भाई, सभी जानते हो कैसे होगा ये, संभव परिणामों की संख्या बराबर 6। अब प्रायिकता लिख लो, पीई इक्वल अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। अनुकूल है 3 और संभव है 6, 1/2। साथियों इसमें एक खासियत है, इन तीनों की जो प्रायिकता है वो आधी आधी है, सभी की 1/2 है। चाहे जिसका कर लो, सबका वही आएगा। इसको आप लिख लिए तो मैं मिटा देता हूँ। चलिए जल्दी करिए। और हाँ, पहले समझने की कोशिश करिए, नहीं समझ में अगर आएगा तो आप लिख नहीं पाओगे। अगर समझ लोगे तो इसको आप बिना लिखे भी
काम चला सकते हो, मतलब खुद से लिख सकते हो, बाद में लगा सकते हो अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो। चलिए, एक विषम संख्या की क्या प्रायिकता है। अब तीसरा लिखो, पांसे पर कुल विषम संख्याएं बराबर। देखो पांसे पे कुल 6 ही संख्याएं थी, उसमें विषम कितनी होंगी देख लो यार, 1 2 3 4 5 6। विषम कौन कौन है, ये पांसे पर कुल विषम संख्या 3। लिख लो, पांसे पर कुल विषम संख्या बराबर 3। अब लिखो अनुकूल परिणाम, इसलिए अनुकूल परिणाम बराबर कितना, 3। संभव परिणाम 6। फिर नीचे लिखोगे प्रायिकता, और चाहे तो इसको ऐसे भी लिख लो, प्रायिकता p ब्रैकेट में एक विषम संख्या, जहां मैंने घटना को e मान लिया है। संभव परिणाम, सॉरी, अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। तो अनुकूल 3, संभव 6, काटोगे 1/2। इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 13 का तीनों पार्ट आ गया है। जल्दी से आप सभी इसको लिख लो, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसे आप निसंकोच हमसे पूछ सकते हो फटाफट, ठीक ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लो, 16 नंबर। देखिए साथियों, अगर आपने एनसीईआरटी का बुक लिया है तो आपके बुक में भी क्वेश्चन होगा, देख लो क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, 15.1 एक्सरसाइज का। किसी कारण, कह रहा है किसी कारण 32 खराब पेन, कितने खराब पेन कितने हैं, 32, ठीक ना। लिखो जल्दी से फटाफट, क्वेश्चन आपके बुक में दिया होगा, नहीं दिया है तो सुन के लिख लो, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ लिखूंगा नहीं, ठीक ना। किसी कारण 32 खराब पेन 144 अच्छे पेन में मिल गए, ठीक ना। क्वेश्चन फिर से सुन लो, किसी कारण 32 खराब पेन 144 अच्छी पेन में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सी पेन खराब है कौन सी अच्छी है। देखो जैसे ये मैं दोनों पेन ले लिया, इसमें एक चुक स्याही ख़त्म हो गई, एक में है, लेकिन आप देख के इसमें कैसे बताओगे किस में स्याही है किस में नहीं है। दोनों ब्लैक दिख रही है ऐसे देखने में ना, ऐसे ब्लैक दिख रही, तो इस तरह से आप उसमें देख के नहीं बता सकते हो कि कौन ख़राब है कौन सी सही है। तो कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि बिना देखे हुए अगर उसमें से एक पेन निकाला जाता है, यादृच्छया मतलब, तो पेन की अच्छा होने की क्या प्रायिकता है। मतलब कहने का ये है, जैसे मैंने कल आपको झोला वाला बताया था, जैसे मान लो मैं इसी में ढेर सारी पेन रख दूं, ठीक ना, 32 मैंने इसमें रख दिया खराब पेन, 144 अच्छी पेन रख दिया। अब बिना देखे अगर मैं इसमें से एक पेन निकालता हूँ तो इसकी क्या प्रायिकता है, मतलब प्रायिकता मतलब संभावना, कितने चांस हैं कि वो पेन अच्छी वाली होगी, बताओ। 32 खराब है 144 अच्छी है, यानी कि कुल पेन कितनी है। अभी ये देखो पहले आप, कुल पेन कितनी है यार, था कितना, 32 144 था, 132 और 12 था, कितना था, खराब पेन 12 था। इसको आप लिख लो, सही सही नहीं हो सकता है आपके बुक में और दिया हो, ये 132 है। मतलब समझना, संख्या से कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना मैं बताने वाला क्या हूँ। कुल पेन हो जाएगा 2 2 4, ये 4 1, टोटल पेन कितने 144 पेन है, मतलब कि झोले में कितने हैं 144 पेन है। अब कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि अगर आप बिना देखे एक पेन निकालोगे तो कितने चांस है कि वो पेन अच्छी वाली होगी, कितने चांस है सोचो। इसमें 144 पेन भरे गए हैं, जिसमें 32 मैं बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, 12 खराब पेन है, 132 अच्छी पेन है। तो कितने मौके हैं, कितने चांस हैं, कितनी उम्मीद है कि जो पेन निकलेगी वो सही वाली होगी। देखो कुल 144 है, उसमें से 12 खराब है, तो यार 132 पेन तो सही है ना, उसमें 132 सही है ना, यानी कि 132 बार उसमें से सही पेन निकल सकती है, लेकिन कितनी बार खराब हो जाएगी, 12 बार खराब पेन भी निकल सकती है। टोटल कितनी बार आप पेन निकाल सकते हो, एक 144 बार ना। तो आप लिखोगे जैसा कि लिखिए, इसमें कुछ जिस तरह से लिखवाया गया मैं वैसे ही लिखवा देता हूँ। अब लिखिए कुल पेन इतना हो गया, इसलिए अच्छे पेन निकालने या फिर निकालने की प्रायिकता
या फिर अनुकूल परिणाम, ब्रैकेट में इसको अनुकूल परिणाम लिखो, प्रायिकता लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। निकलने की अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने होंगे 132, और लिखो कुल संभव परिणाम बराबर कितने हैं 144। अब लिखो यहाँ पर कुछ एक पॉइंट लिखा जाता है, उसको आप वैसे ही लिख लो, ठीक ना। माना घटना ई एक अच्छे पेन का निकालना है, घटना को मान लो ई, ठीक ना। माना घटना ई एक अच्छे पेन को निकालना है। देखो ये मान लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी वैसे भी अगर लिख दोगे पीई तब भी हो जाता है। तो पीई इक्वल क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। तो साथियों कुल अनुकूल परिणाम 132, संभव परिणाम 144। काटोगे इसको कितने से, 11 से काट दो ना। 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 एकम 11, लेकिन ये 11 से नहीं कटेगा। अब इसको किससे काटेंगे हम, चलो काट लेते हैं। देखो इसको हम काट सकते हैं साथियों 12 से, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, और ये 12 एकम 12, 12 दूना 24, यानी 11 बटा 12 आएगा। इसको आप किससे काट सकते हो, 12 से। इस तरह से अच्छे पेन निकालने की संभावना कितनी हो जाएगी, 11 बटे 12 हो जाएगी। नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, और बहुत ही ध्यान से देखना। देखो ये 16 नंबर हो चुका है, लिख लो जल्दी से, फट से लिख लो। हो गए। अगले क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, टाइम नहीं ज़्यादा। अगला क्वेश्चन में जो आपको करवाऊँगा वो 18 नंबर होगा। 18 नंबर आप लोग कर लोगे ना। चलिए 18 नंबर में पढ़ता हूँ। कह रहा है कि एक पेटी में, किसमें, पेटी में। 18 नंबर क्वेश्चन आप नोट करो अगर पढ़ना है तो। चलो शुरू करो, 18 नंबर डाल के लिखो। एक पेटी में 90 डिस्क हैं। डिस्क मतलब जानते हो ना, अभी बताऊंगा। 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक के अंक अंकित हैं। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक के अंक अंकित हैं। यदि इस पेटी से एक डिस्क यदृच्छया निकाली जाती है, यदृच्छया मतलब इच्छा अनुसार एक प्रकार से, ठीक ना। यदि इसमें से एक डिस्क इच्छा अनुसार निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। क्या अंकित होगी, यदि उसमें से एक डिस्क यदृच्छया निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। और क्या अंकित होगी, पहला 2 अंकों की एक संख्या, इसकी प्रायिकता बताना है। 2 अंकों की एक संख्या। दूसरा इसमें क्या प्रायिकता निकालना है वो मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं आपको एक करके बता देता हूँ। देखिए साथियों, पेटी में कुल डिस्कों की संख्या कितनी है, 90 है। पेटी में कुल कितने डिस्क हैं। अब आप यहाँ पर लिखो हल, लिखो हल में लिखो पेटी में कुल डिस्क इक्वल 90, कुल 90 हैं, और एक एक पर कह रहा है 1 से 90 तक के अंक अंकित हैं, है ना। तो लिखो एक डिस्क निकालने के 90 संभव परिणाम हो सकते हैं। कितने परिणाम, 90 परिणाम, चूंकि 90 डिस्क हैं तो क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या अंकित होगी। लिखिए एक डिस्क निकालने के 90 संभव परिणाम हो सकते हैं। एक डिस्क निकालने के संभव परिणाम बराबर 90 ये हो सकते हैं। उसके बाद आगे क्या कहता है, कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या। देखो यार 2 अंकों की संख्या के कितने परिणाम होंगे। अब पहले सवाल पे चलो, लिखो प्रत्येक डिस्क पर 1 से 90 तक अंक अंकित है। पहला क्वेश्चन लिखो, अब प्रत्येक डिस्क पर अंकित अंक 1 से 90 है, ठीक ना।
प्रत्येक डिस्क पर अंकित अंक 1 से 90 है। ऐसी डिस्कों की संख्या जिन पर 2 अंकों वाली संख्या अंकित है। चलिए, ऐसी डिस्कों की संख्या जिन पर 90 क्या है, सॉरी 2 अंकों की संख्याएं अंकित हैं। ऐसी डिस्कों की संख्या जिन पर 2 अंकों की संख्याएं अंकित हैं, जो मैं नहीं लिख रहा हूं उसको भी लिख लो आप सभी, तो कितनी हो जाएंगी 90 माइनस 1, बात समझना, तो बराबर कितना हो गया 89। अभी इसका टोटल मतलब समझना, कुछ इसमें गलत भी है। देखो, एक अंक की 9 संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? एक अंक की 9 संख्याएं होती हैं, एक अंक की एक संख्या नहीं होती है। पहले पूरा मतलब समझना। देखो, अगर कोई पेटी है उसमें 90 डिस्क हैं, इधर समझ लो कितने हैं, 90 डिस्क हैं। कह रहा है उसमें 1 से 90 तक के अंक अंकित हैं। मतलब अगर एक डिस्क है, मान लो इस पे 1 लिखा है, एक डिस्क है इसमें 5 लिखा है, एक पे 50 लिखा है, एक डिस्क पे 70 होगा, एक पे 80 होगा, एक में 87 होगा, ऐसे ऐसे सभी डिस्क पे कोई ना कोई नंबर है ना। तो ये बताओ, 2 अंक के संख्याओं के बारे में प्रायिकता निकालने को बोला था कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 2 अंकों की संख्या उस पर अंकित है। देखो, 9 तक जो अंक होंगे उसमें तो 2 अंक है नहीं, इसका मतलब 9 डिस्क ऐसी होंगी जिनमें केवल 1 अंक की संख्या है ना, यही तो होगा ना। तो वो 9 डिस्क अलग कर दोगे। इस तरह से 81 डिस्क कितने हैं, 81 डिस्क जिस पर 2 अंक वाली संख्याएं अंकित हैं, है ना, यानी कि कितने हैं 81। अब आगे लिखो आप सभी। चलो ठीक है, इधर साइड में दिखा देता हूँ, जगह थोड़ा कम है। देखिए साथियों, ये वीडियो बड़ा ना हो जाए, इस वजह से हमें कुछ चीज़ें शार्ट करनी पड़ेंगी, जो कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इधर देखो, आपके सामने सब कुछ लिखूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। माना घटना ई निकाली गई डिस्कों पर 2 अंकों वाली संख्याओं का अंकित होना है, तब PE इक्वल अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो देखो, अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं 81, यानी कि कुल 81 डिस्क होंगी जिन पर 2 अंक की संख्याएं अंकित होंगी। तो ये हो जाएगा 81 अपान, और देखना कुल संभव कितने परिणाम हैं 90 हैं, तो यही आपका हो गया आंसर। काट दोगे 9 9 81, 9 दहम 90, यानी कि 9/10 क्या आ जाएंगी, यही तो आएगा ना। ठीक है, हो गया, इसको नोट कर लो। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको भी देख लो। दूसरा देखना, जल्दी से नोट कर लो, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें, फटाफट आगे कर लो, फिर मैं चल रहा हूँ आगे। ये हो गया आपका 18 का पहला पार्ट। 18 का पहला पार्ट हो गया। कुछ बातें मैं बोलता हूँ उसको भी आप लिख लिया करो, मैं लिखता नहीं हूँ तो। देखिए साथियों, इसका दूसरा पार्ट मैं आपको जल्दी से समझा दे रहा हूँ कैसे है, चूँकि बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा है, थोड़ा शार्ट करना होगा। दूसरा कह रहा था कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखो सिंपल सी बात है, जो 90 डिस्क हैं उनमें 1 से लेकर के 90 तक के नंबर हैं, है ना, ऐसे लेकर के 90 तक के नंबर एक एक पर दर्ज हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं आपको पता है, जैसे 2 दूना 4, यानी कि जिनका वर्गमूल निकालने पर एक पूर्ण संख्या है वो पूर्ण वर्ग होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 4 9 16 25 36 49 64 81, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिन्हें परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि 1 से 90 तक अगर आप लोगे तो कुल 9 पूर्ण वर्ग संख्याएं मिलेंगी। कितनी? 9। गिन लो, अगर इसके अलावा और कोई हो 90 के बीच तक तो बताओ, नहीं ना। इसलिए कुल अनुकूल परिणाम कितने होंगे, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या होने के कुल कितने अनुकूल यानी कि सही सही परिणाम होंगे, जितना होना चाहिए 9 होंगे, क्योंकि 9 संख्याएं, इनमें से अगर कोई आएगी तो अनुकूल होगा, मतलब पूर्ण वर्ग हो जाएगा, नहीं आएगी तो नहीं होगा। तो अनुकूल कितने होंगे? 9 होंगे। अगर माना जाए कि घटना ई निकाली गई डिस्क पर एक पूर्ण वर्ग संख्या अंकित होना है, इसको लिख लेना थोड़ा अच्छा लगेगा, तो PE बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम 9 है और चूंकि टोटल 90 है इसलिए ये संभव कितने हैं 90 हैं। निकाल लोगे 1/10 आएगा। चलो कर लो, इतना हो गया। चलिए देखो यार, टाइम नहीं ज़्यादा, इसलिए मेरी कोशिश ये है कि आपको जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चन करा दिए जाए।
नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताना, बिल्कुल निसंकोच बताना, ठीक ना, कमेंट करना। चलिए अगला तीसरा पूछ रहा था कि इसकी कितनी प्रायिकता है, मतलब कितनी संभावना है कि 5 से विभाज्य संख्या होगी। कहने का मतलब ये है कि जो 90 डिस्क है उसमें से अगर कोई एक डिस्क निकालेंगे तो उस पर जो लिखे हुए अंक मिलेंगे वो 5 से विभाज्य होंगे, इसकी कितनी संभावना है। तो देखो यार सिंपल सी बात है, 1 से लेकर 90 तक अगर आप कोई भी डिस्क निकालोगे तो उसमें 5 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होंगी देख लो। 5 होगा, 10 होगा, 15, 20, 25, इस तरह से डाट 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 90 तक, है ना, 85 भी होगा ना ये 5 से विभाज्य। तो कुल मिला के कितनी संख्याएं हैं, टोटल 18 संख्याएं हैं। लिख लो, चाहे 25 के बाद 30, 35, 45 ऐसे हो जाएगा ना, कुल 18 संख्याएं हैं। लिख लो जल्दी से, आगे लिखो। अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 18 लिखिए। इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 18। फिर आगे क्या लिखोगे, आगे वही जो अभी तक मैंने लिखा था, आप लोगों ने देखा था, माना घटना ई 5 से विभाज्य संख्या निकालने की प्रायिकता है, तो ऐसे तो लिखवाया था ना मैंने अभी तक। लिखिए, माना घटना ई निकाली गई डिस्क पर एक अंकित संख्या 5 से विभाज्य है। माना घटना ई निकाली गई डिस्क पर अंकित संख्या 5 से विभाज्य है। तो अगर इसको मान लोगे तो क्या हो जाएगा, फी ई इक्वल, लिखो, अनुकूल परिणामों की संख्या नीचे बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो साथियों कुल अनुकूल परिणाम 18 हैं और कुल संभव परिणाम 90 हैं। काट दोगे तो 1/5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका 18 क्वेश्चन हो चुका है साथियों। तो आप लोग अपने विचार को ज़रूर कमेंट करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लेना यार, देर नहीं करना। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों। इसके बाद जो 19, 20 है उसको आप खुद से कर लेना। उसके बाद मैं आपको 21 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। 19 और 20 बहुत आसान है, नहीं आएगा तो कमेंट करना। 21 नंबर देखो क्या कहता है। एक्सरसाइज 15.1 आप देख रहे हैं 15.1 कक्षा 10 की NCERT मैथ। क्वेश्चन नंबर 21 बुक में देखो अपने। 144 बाल पेनों के एक समूह में कितने, 144 बाल पेन, मतलब जिसे लिखते हैं 144 पेन है, टोटल 144। फिर से देखो, 144 बाल पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन खराब हैं, 20 बाल पेन क्या हैं, खराब हैं, रद्दी हैं। शेष पेन अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, बिल्कुल सही बात है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा, मतलब अपने आप इच्छा अनुसार निकाल करके एक पेन आपको देता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि आप वह पेन खरीदेंगे। पहला क्या कह रहा है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि आप वह पेन खरीदेंगे। इसका कहने का ये मतलब है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो पेन अच्छी होगी। देखो यार सिंपल सी बात है, दिए गए पेनों की संख्या 144 है, इसलिए पेन निकालने की जो कुल परिणाम होंगे 144 होंगे, है ना। अब आप आगे लिखो, नीचे अगली लाइन में लिखो, पहले सवाल की तरह लिखो कुल पेनों की संख्या बराबर 144। अब लिखो खराब पेनों की संख्या बराबर कितनी है भाई। देखो यार खराब कितनी खराब थी, 20, है ना। खराब पेनों की संख्या कितनी थी, 20 थी, तो लिख लो 20। अब लिखो अच्छे पेनों की संख्या, क्या लिखोगे, अच्छे पेनों की संख्या बराबर 144 माइनस 20 इक्वल 124, यानी कि कुल कितने पेन अच्छे हैं, 124। अब नीचे लिखो, कहीं भी लिखो आप सभी, मैं तो ऊपर लिखूंगा क्योंकि हमारे में जगह नहीं है। लिखिए, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, इसलिए यहाँ तक लिखने के बाद तब लिखना आगे, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 24 भाई 124 पेन अच्छे हैं तो अनुकूल परिणाम 124 होंगे, है ना। इसको लिख लो। इसके बाद आगे जो मानते हैं उसको लिख लो, जो अभी तक आप लोग मान के लिख रहे थे। माना घटना ई अच्छा पेन निकालना है, लिखो माना घटना ई, ब्रैकेट में लिखो
अच्छा पेन निकालना है। तो अब नई लाइन से लिखो, PE इक्वल अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या अपान संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल 124 है 124 और संभावित टोटल 144 है। इनको आप डिवाइड कर दो, किससे कटेंगे ये? 4 से काट लो तो 4 से भी कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 4 तिहाई 12, 4 दूना ना 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 4 तिहाई 12, 4 एक कम 4, इसको काटोगे तो 4 तिहाई 12, 4 छंग 24, 31 अपान समथिंग आएगा ना यही, ठीक है। ये हो गया कि इसकी 31/36 प्रायिकता है कि वो पेन जो हम खरीदेंगे वो अच्छी होगी, या फिर जैसे बुक में कहा वैसे भी हो सकता है। चलिए इसको आप नोट कर लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं, जल्दी करें साथियों। इसमें अब आप आगे देखना दूसरा वाला क्या कहता है। दूसरा वाले में कह रहा था, अपनी बुक में देखो कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि आप वो पेन नहीं खरीदेंगे। नहीं खरीदेंगे मतलब वो पेन ख़राब होगी, ऐसा समझो कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वो पेन ख़राब होगी। देखो यार टोटल जो है वो 12 पेन इसमें क्या है, कितनी पेन ख़राब थी? 20 बाल पेन ख़राब थी, है ना। टोटल 20 ख़राब थी और क्या था 144 बाल पेन टोटल थी, यानी कि 124 सही थी। तो कहने का मतलब इसकी क्या प्रायिकता है कि वो जो 20 पेनें हैं वो आपके हाथ में आ जाएंगी। तो कैसे करोगे? आप जानते हो, हम सभी भी जानते हैं कि PE धन PE नॉट, यानी कि प्रायिकता है या नहीं है PE नॉट, इसको ऐसे बोलते हैं ना। इसका चिन्ह कैसे होता है आप जानते हो कि नहीं? हाँ, ये इसके ऊपर ऐसे एरो लगा देते हैं, मतलब बार लगा देते हैं, इसको PE नॉट बोलते हैं। इक्वल 1 होता है, ये सूत्र होता है, आप सभी जानते हो। तो अभी आपने देख लिया PE वाला कितना आया था, 31/36 आया था, माइनस PE नॉट इक्वल 1। घटा लो उधर करके, बस ये भी आ गया, PE नॉट वाला आ गया, ये 5/36 लगभग आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, खटाखट आ गया, है ना। कर लेना इसको, केवल आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है बस। चलिए अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, अपनी बुक में क्वेश्चन पढ़ो, सुनो। कह रहा कि एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। आप जानते हो मैच होता है, टॉस किया जाता है ना पहले, तो 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला गया। उसके बाद कह रहा है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है, जो भी आता है, हेड आता है, टेल आता है, यानी चित या पट जो आता है लिख लिया जाता है। 3 परिणाम एक समान होने पर, अर्थात 3 चित यानी कि हेड या फिर 3 पट यानी कि टेल होने पर हनीफ मैच जीत जाएगा, अर्थात अन्यथा वो हार जाएगा। 3 बार उछाला गया, अगर तीनों बार एक समान परिणाम आता है, चाहे हेड आए या टेल आए, तो हनीफ जीत जाएगा, अन्यथा वो हार जाएगा। तो कह रहा कि हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। मतलब कहने का ये मतलब है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वो जो रिजल्ट आएगा एक समान नहीं आएगा। कहने का यही मतलब है, यही निकालना है कि इसकी क्या प्रायिकता है, क्या संभावनाएं हैं, क्या चांस हैं कि तीनों बार एक समान परिणाम नहीं आएगा। तो वही हमें निकालना है। देखो यार सिक्का आप सभी देखे होंगे, है ना। जैसे कोई भी सिक्का मैंने ले लिया, मैं आपको दिखा दूँ, ये अगर इसको उछाला जाएगा, देखो इसमें एक हेड है एक टेल है, इधर देखो 2 लिखा है, रुपया बना है चिन्ह, इधर देखो अशोक स्तंभ बना है। तो इसको जब हम उछालेंगे तो देखो इसको शायद इसको हेड बोलते हैं, इसको पीछे वाले को टेल बोलते हैं, चित या पट, ठीक। तो अगर उछाला जाएगा तो क्या क्या चांस हो सकता है? हो सकता है तीनों बार ये रुपया वाला निशान ऊपर आए, तीनों बार ऊपर आए, यानी तीनों बार क्या आए, हेड आए, है ना। तो ये हो सकता है तीनों बार हेड आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक बार हेड आया, दूसरी बार हेड आया, तीसरी बार टेल आ गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसको मैंने 3 बार उछाला तो पहली बार हेड, दूसरी बार टेल और फिर हेड आ गया। ये भी तो हो सकता है कि पहली बार टेल आया, दूसरी बार, तीसरी बार हेड आ गया। यानी कि ये कुल 8 परिणाम हो सकते हैं। बोलो हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं ना। तो इसको आप नोट कर लो, तो मैं आगे आपको बताता हूँ। कुल मिला के ये 8 परिणाम हो सकते हैं। देखिए साथियों, अगर इस घटना को हम ई से व्यक्त करें तो कुल अनुकूल परिणाम कितने होंगे? कुल अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? इस तरह से आप इनको गिन के देख सकते हो, 6 कुल ऐसे परिणाम होंगे जिनमें वो हार जाएगा, ठीक है।
तीनों परिणाम समान होने पर ही वो जीतेगा, या तो एच हो या टी हो, चित हो या पटपट हो, तभी जीतेगा, नहीं तो हार जाएगा। तो सिंपल सी बात है, टोटल 8 चांस होंगे, 8 में से केवल 2 पर वो जीतेगा, अन्यथा 6 पर वो हार जाएगा। इसलिए आप क्या लिखोगे, हारने के लिए अनुकूल परिणाम बराबर 6। कितने हो जाएंगे, हारने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6। तो नीचे आप क्या लिखोगे अब, इसलिए ई के अनुकूल परिणाम बराबर कितने हो गए, 6। अब नीचे लिखो पीई बराबर कितने हो जाएंगे, अब डायरेक्ट आंसर लिखो फाइनल वाला, पीई बराबर 6/8। बस सिंपल सी बात है यार, आंसर आ गया, काट दो, 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8, इसलिए कितना आया 3/4। इसकी ये 3/4 प्रायिकता है कि वो क्या होगा, हार जाएगा, जीतेगा नहीं। बात समझ में आई ना। तो साथियों ये क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताना। इस तरह से आपका प्रायिकता का 15.1 खत्म हो गया पूरा। 15.2 में हम आपको 3 क्वेश्चन और बता देंगे, आपकी प्रायिकता खत्म हो गई है। चलते हैं फिर, जय हिंद। चलते चलते एक निवेदन है, इस क्लास को लाइक कर देना और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि आपको सारी क्लासें मिल सकें। और ऊपर व्हाट्सएप दिया गया है, संपर्क करना अगर कोई भी समस्या है, कुछ भी जानना है तो। थैंक यू।